जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट अनवेल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम पुनः सप्तम भाव पर जो हमारा वैवाहिक जीवन है उस पर अष्ट ग्रहों के प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, सप्तम भाव पर जो कि हमारा वैवाहिक जीवन का भाव है उस पर अष्ट ग्रहों के प्रभाव को समझने के पहले आज हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रह अस्त कब होते हैं और अस्त ग्रहों के परिणाम में क्या परिवर्तन आता है। तो साथियों, हम और आप सभी जानते हैं कि सभी ग्रह गोचर कर रहे हैं और जब गोचर करते करते ग्रह सूर्य के नजदीक पहुंचते हैं तो ग्रह अस्त हो जाते हैं। और राहु केतु अस्त नहीं होते हैं, अन्य ग्रह जो हैं वो सूर्य के नजदीक आने पर अस्त हो जाते हैं। बुध और शुक्र सबसे ज्यादा अस्त होने वाले ग्रह हैं और बाकी ग्रह भी अस्त होते हैं। बुध और शुक्र सूर्य के आसपास ही रहते हैं, इसलिए अधिकांशतः वो पत्रिकाओं में अस्त ही मिलते हैं। तो साथियों, जो ग्रह अस्त होता है वो हम जैसे ही देखते हैं कि पत्रिका में ग्रह अस्त है तो हमारी चिंता बढ़ जाती है और हमें लगता है कि अब ये ग्रह की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तो इसके बहुत बुरे परिणाम मिलेंगे। तो साथियों, ऐसा नहीं है। ग्रह का अस्त होना एक फैक्टर बस है, एक कह सकते हैं कि एक बिंदु है, लेकिन सिर्फ एक ही बात से हम किसी भी चीज का निर्णय नहीं कर सकते हैं। हमें ग्रह पर, अस्त ग्रह पर अन्य सभी प्रभाव को देखने की आवश्यकता है। जब हम सभी बिंदुओं को चेक कर लेंगे, सभी बातों को समझ लेंगे, उसके बाद ही हम यह समझ पाएंगे कि जो ग्रह अस्त है वो हमारे लिए कितना शुभ फलों में कमी करेगा। क्योंकि जो ग्रह होते हैं पत्रिका में या तो अच्छे भाव के स्वामी होते हैं या नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं, या पत्रिका में खराब भाव के स्वामी होते हैं और नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह होते हैं। तो हमें यह देखना जरूरी है कि जो पत्रिका में ग्रह है वो हमारे अच्छे भाव का स्वामी है क्या। यदि वो अच्छे भाव का स्वामी है और अस्त हो रहा है तो निश्चित ही अपने शुभ फलों में कमी करेगा। क्योंकि एक तो शुभ भाव का स्वामी है और अस्त हो रहा है तो उसकी जो शुभता है उसमें कमी होगी। लेकिन कितनी कमी होगी यह डिपेंड करेगा उस अस्त ग्रह पे अन्य प्रभावों पर। तो साथियों, यदि कोई शुभ ग्रह है, जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है, गुरु है, शुक्र है, यदि वो अस्त हो रहा है तो उसके जो शुभ फल हैं, जो उसके जो स्वतंत्र कारकत्व के जो सभी फल हैं उसमें कमी होगी। लेकिन कितनी कमी होगी यह पुनः डिपेंड करेगा कि ग्रह किस भाव में जाकर अस्त हो रहा है और वह वहां पर जाकर कैसे प्रभाव में है। जब तक हम इन सभी बातों को नहीं समझेंगे तब तक अस्त ग्रह के फल को बता पाना कठिन होगा। और यदि मान लीजिए कि कोई नैसर्गिक पाप ग्रह है, जैसे शनि मंगल, ये यदि अस्त हो रहे हैं पत्रिका में तो फिर ये अपने स्वतंत्र कारकत्वों के जो अशुभ फल है उसमें वृद्धि करते हैं। तो हमें यह सब जानने की जरूरत है कि ग्रह अस्त हो रहा है तो किस भाव का स्वामी है वो, और नैसर्गिक शुभ है कि अशुभ है। पत्रिका में किस भाव में जाकर वो अस्त हो रहा है, वहां पर जो अस्त हो रहा है तो मित्र राशि में अस्त हो रहा है कि शत्रु राशि में अस्त हो रहा है, वहां जाकर वो सुप्रभाव में है कि अशुभ प्रभाव में है। जितना अधिक निगेटिविटी उसमें बढ़ती जाएगी उतना ही वो अशुभ फल अधिक देगा, और जितना ही उसमें शुभता बढ़ती जाएगी उसके जो शुभ फल हैं उसमें जो कमी है वो कमी कम होते जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा कि कोई हमें अशुभ फल उससे प्राप्त हो रहे हैं। तो साथियों, चलिए हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसी बात पर आज अष्ट ग्रहों को समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, जैसा हमने समझा कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाता है तो अस्त हो जाता है, और अस्त होने से उसके बल में कुछ कमी हो जाती है। और यह भी हम जानते हैं कि सूर्य राहु केतु अस्त नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य ही सभी ग्रहों को अस्त करता है और राहु केतु छाया ग्रह हैं। और ये जब सूर्य के पास आते हैं तो उल्टा सूर्य पर ये ग्रहण लगा देते हैं और ये अस्त नहीं होते हैं। लेकिन इसे छोड़कर अन्य सभी ग्रह अस्त होते हैं। ग्रह मार्गी और वक्री अवस्था में भी अस्त होते हैं। तो कौन सा ग्रह सूर्य से कितना नजदीक आने पर, कितना डिग्री पास आने पर अस्त होगा इसको हम समझते हैं। तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी
12 डिग्री की होती है तो चंद्रमा अस्त माना जाता है। अब ये जितना सूर्य के नजदीक होता जाएगा, ये डिग्री का अंतर जितना कम होता जाएगा, उतना ही अस्त का प्रभाव चंद्रमा पर अधिक होता जाएगा। क्योंकि चंद्रमा वक्री नहीं होता है, हमेशा मार्गी रहता है, इसलिए यहाँ पे मार्गी अवस्था की कोई चर्चा की नहीं गई है। अब मंगल, यदि सूर्य के पास 17 डिग्री का अंतर आ जाता है मंगल और सूर्य के बीच में, तो मंगल मार्गी अवस्था में 17 डिग्री दूर रहने पर सूर्य से अस्त हो जाता है। जितना ये करीब आते जाएगा सूर्य से, उतना इस पे अस्त होने का प्रभाव बढ़ता जाएगा और इसके सुफलों में कमी होती जाएगी। और यदि मंगल वक्री है तो 8 डिग्री पर वह अस्त माना जाता है। बुध जब सूर्य से 14 डिग्री के आस पास आ जाता है तो बुध को अस्त कहा जाता है, और जब ये वक्री अवस्था में रहता है तो 12 डिग्री के आसपास ही अस्त हो जाता है। गुरु जो है 11 डिग्री जब सूर्य से दूर हो तो अस्त माना जाता है, और वक्री में भी इसकी डिग्री उतनी ही है। शुक्र जो है सूर्य से 10 डिग्री दूर होने पर अस्त हो जाता है, और वक्री अवस्था में यदि हो तो 8 डिग्री पर ही अस्त माना जाता है। शनि जो है 15 डिग्री मार्गी और वक्री दोनों में अस्त कहा गया है। तो जब कोई भी ग्रह अस्त होता है तो वो किस प्रकार का, हमें और उसमें चीजों को देखने की जरूरत है। सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि वह सूर्य से कितना नजदीक है, कि जितना नजदीक अधिक होगा उतना ही उसमें अस्त का प्रभाव बढ़ता जाएगा, और वह ग्रह अपने परिणामों को देने में सक्षम नहीं होगा। यह कह सकते हैं कि शुभ परिणामों को देने में उतना सक्षम नहीं होगा, लेकिन अशुभ परिणाम देगा। तो साथियों, अस्त ग्रहों के बारे में जो कुछ विचारणीय तथ्य हैं जो हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए। साथियों, हमेशा कह दिया जाता है कि अस्त ग्रह बहुत कमजोर होते हैं, या उनके बलों में लगभग 50% की कमी हो जाती है। तो यह कहना सही नहीं है, और हमेशा ग्रह को अस्त देखकर ही पूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा ग्रह के जो बल को षडबल में देखना चाहिए, और नवांश में ग्रह की बल को और स्थिति को देखना जरूरी है। इन सबको देखने के बाद ही हम यह समझ सकते हैं कि ग्रह वास्तव में कितना कमजोर हुआ है। सिर्फ ग्रह को अस्त देखकर ही यह बहुत कमजोर हो गया है या इसका बल आधा हो गया है, ऐसा मान लेना सर्वथा अनुचित हो जाएगा। तो साथियों, जो अस्त ग्रह है वो किस भाव में बैठा है यह भी देखना चाहिए। कि मान लेते हैं कि वो केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो केंद्र त्रिकोण तो शुभ भाव है, शुभ भाव में बैठा है, तो अस्त तो है, लेकिन चूंकि अच्छे भाव में बैठा है, तो अच्छे भाव में बैठा ग्रह अच्छे फल करने का प्रयास करता है, तो वहां पर वो उतना खराब नहीं माना जाएगा। लेकिन यही 6, 8, 12 भाव में जाकर यदि ग्रह अस्त है तो उसके नैसर्गिक फलों में अधिक कमी होती है। साथियों, यह देखने के साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि अस्त ग्रह किस भाव का स्वामी है। यदि वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, शुभ भाव का स्वामी है, तो वो आपकी पत्रिका में अच्छा फल देना चाहता है, और वो अस्त है तो उसके शुभ फलों में कुछ कमी होगी। फिर साथियों, जो हमने डिस्कस किया कि षडबल में कितना बलवान है, यह देखने के बाद ही अस्त ग्रहों के बारे में निर्णय लेना उचित है। फिर नवांश में अस्त है कि नहीं, यदि कोई ग्रह लग्न पत्रिका में अस्त है और नवांश में भी अस्त हो जाता है, तो फिर उसमें अस्त का अधिक प्रभाव माना जाता है। लेकिन यदि नवांश में वो सूर्य से 3 घर आगे चला गया या 3 घर पीछे चला गया, तो फिर वो अस्त का प्रभाव कम हो जाता है। भले ही लग्न पत्रिका में अस्त हो, लेकिन नवांश पत्रिका में सूर्य से 3 घर आगे और 3 घर पीछे चला गया, तो फिर उसमें अस्त का प्रभाव कम हो जाता है। साथियों, फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि ग्रह जिस भाव में अस्त हो रहा है वो नीच राशि में अस्त हो रहा है, कि अपने शत्रु राशि में अस्त हो रहा है, कि मित्र की राशि में अस्त हो रहा है, किस राशि में अस्त हो रहा है, उससे भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक तो ग्रह खुद ही अस्त हो रहा है, उसके बावजूद यदि वो नीच राशि में भी है और शत्रु राशि में भी है, तो फिर वह ज्यादा अशुभ फल देने लग जाएगा। लेकिन यदि मित्र राशि में अस्त हो रहा है तो उतनी चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में मित्र राशि में भी अस्त है तो फिर चिंता की आवश्यकता है। फिर ग्रह साथियों पाप प्रभाव में है कि सुप्रभाव में, यह देखना भी जरूरी है। क्योंकि जितना शुभ ग्रहों का, यहाँ पे नैसर्गिक शुभ ग्रहों की बात की जा रही है, जितना शुभ ग्रहों का प्रभाव उस ग्रह पर आएगा तो उसके जो अशुभ परिणामों में
कमी होने लग जाएगी, और जितना पाप प्रभाव उसमें बढ़ेगा उसकी अशुभ फल देने की क्षमता में वृद्धि होगी। यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में अस्त हो, नीच हो या शत्रु राशि में हो तो अधिक अशुभ फल दे सकता है। तो सबसे ज्यादा हमें यहीं पे ध्यान देने की जरूरत होती है कि ग्रह छठे, आठवें, 12वें भाव में तो नहीं चला गया। यदि वहां चला गया है और अस्त है, अस्त के साथ साथ यदि वहां नीच राशि में भी है, शत्रु राशि में भी है, तो उस ग्रह के स्वतंत्र कारकत्वों के फलों में बहुत, जो सुफलों में कमी हो जाएगी, और हो सकता है विपरीत फल भी प्राप्त हों। वो जिस भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित अशुभ फल प्राप्त होंगे, और जो ग्रह के जो स्वतंत्र कारकत्व हैं उससे संबंधित अशुभ फल प्राप्त होंगे। जैसे मान लेते हैं कि बुध जाकर यदि अस्त हो जाता है, तो जातक का जो बुध है बुद्धि का कारक है, बुध है वाणी का कारक है, और भी बहुत सारी चीजों का बुध कारक है। मैं बीच में कभी वीडियो लाऊंगा जिसमें सभी ग्रहों के बहुत सारे कारकत्वों पर हम चर्चा करेंगे, और कारकत्व को जानना बहुत जरूरी है। तो ग्रह के जो स्वतंत्र कारकत्व हैं उसके सुफलों में कमी हो जाएगी। तो हो सकता है यदि बुध अस्त है तो वाणी दोष हो जाए, व्यापार का कारक है तो व्यापार में समस्या आए, और कम्युनिकेशन का कारक है, इंटेलिजेंसी का कारक है तो उसमें कमी हो जाए, और जितना पाप प्रभाव में होगा उतना ही ये दोष अधिक दिखेगा। तो साथियों, जैसे हमने कहा कि पाप प्रभाव में हो तो अशुभता बढ़ती जाती है। तो साथियों, अस्त ग्रह को 25 से 75% तक कमजोर फल देने वाला माना जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वो अन्य प्रभाव उस पर कैसा है। जनरली लोग कहते हैं कि 50% उसके बल में कमी हो जाती है, लेकिन षडबल में आप देखिएगा कई बार जो अस्त ग्रह है वो भी बहुत बली पाए गए हैं। तो इस तरह से कह देना कि वो 50% कमजोर है, ठीक नहीं है। और हमें षडबल में बलवान के साथ साथ ग्रह को देखना जरूरी है कि वो फिर जो जितने ये फैक्टर्स हमने डिस्कस किया, इन सब बातों पर भी विचार करना जरूरी है। तो साथियों, जैसे अब हमने जो चर्चा की कि जब ग्रह अस्त होता है तो उसके स्वतंत्र कारकत्वों में जो शुभ फल देने की क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, और अशुभ फल देने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिसमें शुभ के साथ अशुभ फल देने का भी कारकत्व होता है। तो जो उनके अशुभ कारकत्व हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, और शुभ कारकत्व से संबंधित फलों में कमी आने लग जाती है, और जिस भाव के स्वामी हैं उससे संबंधित अशुभ फलों में वृद्धि होने लग जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि बुध एक मान लेते हैं कि बुध अस्त है, तो बुध को भी अस्त का दोष लगेगा कुछ न कुछ। भले ही वो सूर्य के कितने भी हमेशा साथ में रह के अस्त होता रहा हो, और कहते हैं कि बुध को अस्त का दोष नहीं लगता है, लेकिन यदि बुध भी अस्त है तो कुछ न कुछ दोष उसको भी मानकर चलना चाहिए। तो बुध में अस्त होने से, जैसे बुध त्वचा का कारक है, तो त्वचा रोग हो सकता है, वाणी दोष हो सकता है, व्यापार में हानि हो सकती है। साथियों, लेकिन ज्योतिष में कोई भी एक सूत्र से हम फलित नहीं कर सकते हैं। अन्य बातों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए यह एक समझने के लिए है कि यदि बुध आपका अस्त है तो इन चीजों से संबंधित परेशानी हो सकती है, लेकिन होगी कि नहीं, अन्य फैक्टर्स को भी देखना जरूरी है। अब चंद्रमा जैसे अस्त है तो माता के सुख में कमी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा हमारी माता का कारक है। हमारे मन में पीड़ा हो सकती है कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारे सभी सुखों का कारक है। सुख की कमी हो सकती है जीवन में, तो यह देखना जरूरी है। अब ये चंद्रमा सूर्य के पास जितना नजदीक होगा, जैसे अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है, तो उस समय चंद्रमा अधिक अशुभ माना जाता है। और ऐसा अमावस्या के आसपास का चंद्रमा हो, और कहीं वो छठे, आठवें, 12वें में हो, और नीच आदि राशि में भी हो, तो ऐसे जातकों में ये समस्या बहुत अधिक देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यही केंद्र त्रिकोण में जाके अस्त हो रहा हो, सूर्य से ज्यादा नजदीक ना हो, तो फिर, और उसमें शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो फिर ये अस्त का प्रभाव आपको नहीं दिखेगा। अब जैसे मंगल है, तो मंगल मंगल जमीन का भी कारक है। तो हो सकता है अस्त मंगल है तो आपको जमीन से संबंधित विवाद हो, जमीन खरीदने जाएं तो आपको परेशानी हो, छोटे भाई से मतभेद हो, और भी जैसे मंगल साहस का कारक है तो साहस में कमी आपको प्रतीत हो। तो जितने भी इसके कारकत्व हैं उनसे संबंधित कुछ न कुछ आपको परेशानी दिखेगी। यदि आपका शुक्र अस्त है तो शुक्र वैवाहिक सुख में कमी कर देगा, कि काल पुरुष में सप्तम भाव का स्वामी है, और शुक्र ही वैवाहिक सुख का कारक है सभी स्त्री और पुरुष के लिए। इसलिए शुक्र के अस्त होने से वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ सुख में कमी अवश्य रहती है। और शुक्र सभी भौतिक सुखों का भी कारक है, इसलिए शुक्र के अस्त होने से भौतिक सुखों में भी कमी संभव है। शनि यदि अस्त है तो शनि कर्म का कारक ग्रह है, और कार्य क्षेत्र में
नौकरी में आपको समस्या हो सकती है, जो भी काम करने जाएंगे उसमें सब में विलंब, अड़चन, रुकावट आ सकती है। शनि आलस का कारक है, तो आपको आलस्य दे सकता है, हर चीज में अड़चन, रुकावट डाल सकता है। तो जब शनि अस्त है तो शनि के जो निगेटिव कारकत्व हैं उनमें वृद्धि होने लग जाती है। लेकिन यही शनि यदि अस्त ना हो, अच्छी स्थिति में हो, तो आयु में वृद्धि कर देता है। तो ये जो ग्रह है, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के जिनके पास कारकत्व हैं, तो जब अस्त होते हैं तो उसके अशुभ कारकत्वों में अशुभ फल देने का सामर्थ्य बढ़ता जाता है। अब जैसे गुरु अस्त है, तो गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु हमारे भाग्य का कारक है कि काल पुरुष में नवम भाग्य का भाव का स्वामित्व रखने के कारण ये हमारे भाग्य का भी स्वामी है। इसलिए जब गुरु अस्त होता है तो हमारे भाग्य में, हमारे ब्लेसिंग्स में कमी आती है। हम जितना परिश्रम करते हैं, उस हिसाब से हमारा भाग्य साथ नहीं देता है और हमें उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हमारा एक साथी हमारे जितना ही मेहनत करता है, लेकिन उसका भाग्य अच्छा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की करता है और हम उतना ही एनर्जी, उतना ही प्रयास करने के बावजूद भी हमारे पास उतने रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो देखिए कहीं आपकी पत्रिका में गुरु अस्त तो नहीं है। यदि गुरु अस्त है, तो संतान का भी कारक है, तो संतान को लेके आपको जीवन में कुछ न कुछ समस्या अवश्य होगी। तो ये ग्रह के कारकत्व में ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अस्त होने से, और लेकिन वो जिस भाव के स्वामी हैं, उस भाव से संबंधित रिजल्ट्स में भी शुभ फलों में कमी आती है, अशुभ फलों में वृद्धि होती है। तो साथियों, जैसा हमने डिस्कस किया था कि बुध और शुक्र को भी अस्त का दोष लगता है, पर अन्य ग्रहों की अपेक्षा कुछ कम मानना चाहिए क्योंकि ये हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं। लेकिन यह मान लेना कि इन्हें दोष नहीं लगता है, यह हमेशा हमें भटका सकता है। और बुध की अपेक्षा शुक्र को अधिक दोष लगता है क्योंकि जो शुक्र है वो सूर्य का शत्रु है। इसलिए सूर्य जब शुक्र को अस्त करता है और शुक्र यदि कमजोर हो, नीच राशि का हो, और उस समय यदि सूर्य इसको अस्त कर दे, तो फिर ये बहुत अधिक दोष लग जाता है। तो हर चीज को देखने की आवश्यकता है, किस भाव और राशि में अस्त हो रहा है, इससे परिणाम में फर्क आता है। हो सकता है किसी का शुक्र अस्त हो रहा हो लेकिन उसे ऐसा कुछ प्रभाव ना दिख रहा हो। तो मान लीजिए शुक्र बलवान है, तुला राशि का शुक्र है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, सूर्य उसके साथ जरूर बैठा है लेकिन सूर्य शुक्र की डिग्री में अंतर है। तो फिर ये जो सूर्य है और षडबल में शुक्र ज्यादा बलवान है सूर्य से, तो फिर ये शुक्र पर अस्त का प्रभाव कम दिखेगा। तो सिर्फ अस्त देख लेने से ही नहीं, बल्कि हमें सभी चीजों को देखने और समझने की जरूरत है। उसके बाद ही हमें कुछ कंक्लूजन में हम जा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैंने एक मेष लग्न की पत्रिका बनाई है और इसमें मैंने दो स्थितियां जनरेट की है इसमें। और जैसे यहाँ पे मंगल लग्नेश है और ये मंगल जो लग्नेश है और सूर्य और मंगल साथ में हैं, तो ये मंगल सूर्य से अस्त हो रहा है। हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सूर्य और मंगल की जो डिग्री है वो जो 17 डिग्री के अंदर आ रहा है कि नहीं। दोनों के बीच में जो डिग्री गैप है, जैसे मान लीजिए सूर्य 20 डिग्री का है और मंगल 10 डिग्री का है, तो 20 में से जब 10 घटाएंगे तो दोनों के बीच में जो डिग्री का गैप आया वो 10 डिग्री का आया, तो 17 के अंदर आ गया। इसलिए मंगल अच्छा खासा अस्त माना जाएगा। लेकिन चूंकि ये लग्नेश है और लग्नेश होकर ये उत्तरोत्तर बली त्रिकोण भाव में अपने मित्र राशि में बैठा है, तो इसको तो बल मिल रहा है। और ये गुरु जो इस भाव का स्वामी भी है और एक नैसर्गिक सुग्रह है, उससे दृष्टि भी है। तो ये जो मंगल अस्त तो जरूर हो रहा है, लेकिन उतना मंगल के जो फले हैं, जो अशुभ फल है, वो प्राप्त नहीं होंगे। और शुभ फलों में थोड़ी कमी संभव है, लेकिन उतने शुभ फलों में भी कमी नहीं होगी क्योंकि ये बहुत अच्छे भाव में बैठा है और अपने गुरु से दृष्टि भी है। अस्त है, लेकिन अस्त का उतना प्रभाव इस मंगल पर दिखाई नहीं देगा आपको। तो हमें ग्रह किस भाव पे अस्त हो रहा है, किस राशि में अस्त हो रहा है, और जो सूर्य है किसको अस्त कर रहा है, अपने मित्र को अस्त कर रहा है कि शत्रु को अस्त कर रहा है, ये सब चीजों को देखने के बाद ही कुछ निर्णय लेना चाहिए। अब साथियों, मैंने इसी लग्न पे पुनः स्थिति को बदल दिया और यहाँ पर मैंने सूर्य मंगल को साथ रख दिया। यहाँ पर भी मान लेते हैं कि सूर्य की डिग्री 20 है और मंगल की 10 डिग्री है, पुनः 10 डिग्री का ही अंतर है दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर मंगल छठे भाव में बैठा है, अपने शत्रु राशि में बैठा है, बुध को शत्रु मानता है, तो मंगल छठे में शत्रु राशि में बैठा है और यहाँ पर शनि से दृष्टि भी है। तो ऐसा मंगल, इसके अशुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी और अस्त का प्रभाव अधिक दिखेगा इस पे, इस मंगल पर। तो साथियों, जब भी हम ग्रह को देखें तो किस भाव में बैठा है,
उस पर अन्य प्रभाव कैसा है, इन सब बातों को देखने के बाद ही अस्त ग्रह पर यदि हम निर्णय लेंगे तो ज़्यादा हम उसको अच्छे से समझ कर अच्छा फल कथन कर पाएंगे। तो साथियों, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल को अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। जय श्री राम। मिलते हैं आगे वैवाहिक जीवन पर, सप्तम भाव पर अस्त ग्रहों के प्रभाव को लेकर।